जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप राणा है और मेरे एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। तो आप सबका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर में ही होंगे। तो जैसे कि हम शुरुआत करेंगे इसमें भारत संवाद में, इसमें हम भारत के जो जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं जिससे मतलब जो भी सामाजिक इशू हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो सबसे अगर आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल हो जो समाज के प्रति तो आप पूछ सकते हैं। तो उन्हीं मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी एक पार्टी को या किसी को हम सपोर्ट करें या किसी को प्रमोट कर रहे हैं। हम किसी से हमारा कोई उसमें वास्ता नहीं है और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो अभी सबसे पहले कोरोना केसेस की हम बात करते हैं। तो जो कोरोना के मामले हैं, आपको जैसे मैं बता दूं कि कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। कोरोना के जो केसेस हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। टोटल अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो जो कोरोना केसेस हैं 1 करोड़ 1,29,000 हो चुके हैं अभी तक पूरी दुनिया में। और जो डेथ हुई है इनसे तो करीब 5 लाख डेथ हुई हैं। 5,02,179 डेथ हुई हैं। और जो लोग ठीक हो चुके हैं वो 54 लाख के करीब लोग हैं। 54,93,000 ठीक हो चुके हैं जिनके कोरोना केसेस थे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें। और अगर हम इंडिया की स्थिति देखें तो इंडिया अभी इसमें चौथे नंबर पे है। इंडिया वर्ल्ड में जो पोजीशन है जिसमें कोरोना केसेस के मामले में, पर क्योंकि इंडिया की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, 138 करोड़ इंडिया की जनसंख्या है। यूएसए में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं कोरोना के, इसमें करीब 25,97,000 केसेस हुए हैं यूएसए में। और 1,28,000 डेथ हो चुकी हैं यूएसए में कोरोना की वजह से, और करीब 10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पे आता है। ब्राज़ील में 13,19,000 लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें कोरोना की वजह से। 13,19,000 कोरोना केसेस आए इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ब्राज़ील में, और 57,000 लोगों की डेथ हो चुकी है ब्राज़ील में। और जो ब्राज़ील में जो लोग ठीक हुए हैं वो 7,15,000। रशिया तीसरे नंबर पे आता है। रशिया में करीब 6,34,000 लोगों को कोरोना केसेस थे, उसमें से 9,000 लोगों की डेथ हुई है रशिया में, और करीब 4 लाख लोग ठीक हो चुके हैं वहाँ पे। अब भारत की जो स्थिति है उसको बताता हूँ। भारत चौथे नंबर पे आता है। भारत में जो टोटल केसेस हुए हैं अभी तक वो है 5,37,957। सो अराउंड लाइक 5,37,957 केसेस है इंडिया में। उसमें से भारत में 16,247 लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, और 3,16,000 लोग करीब ठीक हो चुके हैं। तो भारत का अब दिक्कत ये है कि अभी कुछ टाइम में अगर इसी रेट से बढ़ते रहे तो हम फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे रशिया है अभी, जो 6,34,000 केसेस है जिसमें, और भारत के हो गए 5,37,000। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में रहें और जो सावधानियाँ आप ज़रूर बरतते रहें। और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, अगर आप बाहर को आपको जाना है तो जो डिस्टेंस मेंटेन करना है तो प्लीज़ आप डिस्टेंस मेंटेन करें। और जितना हो सके अभी घर में रहें, क्योंकि अभी ये कोरोना के केसेस अभी और बढ़ने वाले हैं और अभी हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ चुके हैं। तो इतना ईजी भी नहीं है, और ऐसे कोई मतलब ना ऐसी स्थिति ऐसी भी नहीं हुई है कि जैसे लोगों की डेथ हो जा रही है उसमें। अगर जो भी हो रहा है तो उसमें जैसे लोग अब सावधानी बरत रहे हैं, और जैसे ठीक बहुत हो चुके हैं इंडिया में आप कंपेयर करो तो करीब 5,37,000 में से 3,16,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और गवर्नमेंट अच्छी अब फैसिलिटी कर रही है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट सब एक साथ मिलकर इसमें काम कर रही हैं। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं तो जो टॉप के 3 स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसमें 1,59,000 केसेस हुए हैं। उसमें से 84,000 करीब इसमें ठीक हो चुके हैं। 1,59,000 में से महाराष्ट्र में 7,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, 7,273। दिल्ली आता है दूसरे नंबर पे। दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में 80,188 केसेस आए हैं अभी तक कोरोना के, और 49,301 मतलब करीब 50,000 आप लगा लो, 80,000 में से 50,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और 2,558 लोगों की डेथ हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है भारत में। तमिलनाडु में 78,335 केसेस आए हैं, 44,000 लोग ठीक हो चुके हैं, और 1,025 लोगों की डेथ हुई है तमिलनाडु में। तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें मतलब अभी कोरोना भारत में है, जो 3 स्टेट्स हैं वो ये हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु।
और दिल्ली हमारा भी दूसरे नंबर पे है 80,188 जिसमें केसेस हैं, और 50,000 लोग करीब ठीक भी हो चुके हैं। अब दिल्ली में बल्कि अब इन्होंने अब टीम भी बनाई है, जैसे सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर जैसे ये हर घर घर में जाएंगे। तो जैसे अभी विद इन 10 डेज़ के अंदर या हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये पूरे दिल्ली का हर एक घर में जाके इंस्पेक्शन होगा। तो वहाँ पूछेंगे कि आपके यहाँ कोई केसेस है तो नहीं, आपका कैसा एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई खांसी बुखार है तो नहीं। तो दिल्ली में ये सर्वे चल रहा है। और क्या कहते हैं, तो उम्मीद है कि अभी जैसे और स्थिति क्या कहते हैं सुधरेगी उसमें, पर आपका सहयोग भी इसमें चाहिए कि आप भी ध्यान रखें, जितना हो सके अपने घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकलें। और कई जैसे मैं देख रहा था रोड पे, अब जैसे पूरे सब लोग बाहर आ गए हैं दिल्ली में। तो अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे हम दिल्ली में हैं तो सब लोग पुराने की तरह सब कुछ चल रहा है, लोग भी, पर थोड़ा लोगों से अब संयम बरतने की ज़रूरत है। लोगों को जितना हो सके अपने घर में ही रहें, घर से बाहर निकलते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है इसमें। तो लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। और कई लोग में क्या करते हैं कि जैसे अब मास्क तो सब लगा रहे हैं, या जैसे मुंह पे वैसे कपड़ा लगा लिया, सब ने लगा रखा है, सब उसका सेफ है। प्रॉब्लम क्या, लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। आप मास्क लगाओ, ज़रूर लगाओ, आपको लगाना चाहिए, पर आपको हेलमेट भी पहनना चाहिए। और अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप सीट बेल्ट लगाओ उसमें ज़रूरी। तो लोग मास्क तो लगा रहे हैं पर सीट बेल्ट या जैसे हेलमेट नहीं लगा रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप गाड़ी ये जैसे 2 व्हीलर चला रहे हो तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं उसमें, क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है। हर रोज़ काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिसमें एक्सीडेंट से डेथ होती है लोगों की। तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हेलमेट और सीट, अगर गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट आप ज़रूर लगाएं उसमें, मास्क के साथ साथ। और आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी सामाजिक हित में बात होगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि सब एक साथ मिल के चलें और जो समाज के लिए कार्य करा जाए। हमारे, अगर मैं बात करूँ जो हमारे जो NGO के थ्रू, जैसे उम्मीद किरण, जैसे आप जानते हैं, वैभव व्यास जी कह रहे हैं जयराम जी की वैभव जी, तो ये हमारे अच्छे मित्र हैं और ये भी हमारे NGO से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ना कुछ ये कार्य कराते रहते हैं समाज के हित में। तो नमस्कार वैभव जी। और जो टोटल केसेस का मैं आपको बता रहा था, तो जो टोटल केसेस आए हैं, मतलब जो टोटल, सॉरी मैं कह रहा था, हमारे NGO ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो 1510 फूड पैकेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करे इंडिया में ये कोरोना के टाइम में, जो लास्ट 3 मंथ्स में। इससे करीब 18,120 लोगों का एक टाइम का खाने का हमारी जो NGO ने ट्राई करा अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो मैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स एक साथ मिलके हम खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे हमने देश के 10 राज्यों में हमने करीब 1510 फूड पैकेजेस बांटे हैं, जिससे 18,120 लोगों का एक टाइम का खाना हुआ है पिछले जो 3 मंथ्स में। तो मैं सभी अपने जो वॉलंटियर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने सपोर्ट करा, और जिनकी वजह से हम ये जो 18,120 लोगों का एटलीस्ट एक टाइम का खाना कर पाए। अगर आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो वैसे तो बहुत कम है ये, पर अभी हमारी शुरुआत है ये, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हर एक स्टेट में हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हमारी टीम में शामिल हों, तो हम ऐसे और भी जो कार्य होंगे, जो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का है या कुछ और जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सर्दियों में कंबल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो मिलके एक साथ कर सकते हैं। लोगों के एजुकेशन के लिए है तो उसको वो स्पॉन्सर करा सकते हैं, पर वो तभी होगा तब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। तो 10 राज्यों में जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे दिल्ली में है हमारे वॉलंटियर्स हैं, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड, हैदराबाद में हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं इसमें तो हमारे वॉलंटियर्स ऑलरेडी हैं और यहाँ हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं चाह रहा था कि जैसे हर एक जो भारत के सभी राज्य है और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें अगर और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, तो हम उसमें और हम काम कर सकते हैं। इसमें ये सब का आपस में सहयोग से मिलके होगा। हम किसी सरकार से या किसी और संस्था से हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ना किसी से हम कोई पैसा लेते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ, हमारी NGO में भी फुल्ली, मतलब जैसे आपको जो भी जो सपोर्ट कर रहा है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो डायरेक्टली जो डोनर है और जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराएगा उसको आपस में मिला देते हैं। तो जिसको जो डिस्ट्रीब्यूट कराना है और जो जिस एरिया में, लाइक जैसे मुंबई में कोई डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, तो उससे मैं आपको डायरेक्टली बात करा दूंगा। तो आपको जो डोनेट करना आप उनको करें, और उसके थ्रू हम जैसे जो NGO है, जो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन्स, अगर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो सब हम वहाँ दे सकते हैं। सरस्वती सिंह जी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सरस्वती जी भी हैं, तो ये भी जैसे अपने एरिया में जैसे आंगनवाड़ी हैं उनसे ये कनेक्टेड है, तो वो भी जैसे वहाँ का सर्वे करना है तो वो वहाँ करते रहते हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहते हैं समाज हित में कार्य करने के लिए सरस्वती जी। और तो ऐसे और लोग, मैं ये सोच रहा थी जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना सभी का फ़ायदा है। और हमें किसी सरकार से या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से किसी से कोई मतलब हम कहीं से ना कोई पैसा ले रहे हैं ना कुछ, हमें मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है हमारा तो ये है कि हम सीधा जो लोग जब तक आपस में नहीं मिलेंगे ना तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग एक साथ मिल के चले और सबको ये देखना है कि समाज देश का भला करना है, अपना मानवता का भला करना है। तो उसी के लिए हमने और इसलिए जो सेशन था मैं कह रहा था जो भारत समाज में रखता हूँ मैं इसी के लिए करता हूँ कि जैसे मुद्दे हैं उस पर हम डिस्कशन कर सकें। तो मैंने आपको ये बता दिया था वॉलंटियर्स के लिए कि हमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। बाकी कुछ जो इश्यूज़ पे हमारे पास क्वेश्चंस आए थे तो वो मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हमारे पास आए हैं डिस्कस करने के लिए, जिससे तो आपके साथ डिस्कशन करेंगे उस पर। तो जो भी आपके विचार हैं आप वो रख सकते हैं या आपके कोई सवाल है कुछ आप उस पर रख सकते हैं। एक तो जैसे ये चाइनीज़ का था, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो हमला करा था पीछे, जो धोखे से हमारे जो सैनिक को शहीद हुए थे अभी पीछे उन्होंने, तो करीब 20 हमारे जो सैनिक तो शहीद हुए थे, तो उन्हीं को पूरी टीम की तरफ से शायद नमन हमारी टीम से सैल्यूट करते हैं उनके लिए। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत का हर एक बच्चा उन सबके साथ खड़ा है अभी, जो हमारे जो सेना के जवान हैं उनके साथ है उनका। पर आपका भी इस पर सपोर्ट चाहिए। हम आपका जो चाइनीज़ का है, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन था, मैं लास्ट टाइम में जो ये सेशन करा था उसमें मैं कह रहा था कि जो चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है हमें वो कम करनी चाहिए। चाइनीज़ जो कंपनी है, आप ये लगा लो कि जैसे अभी जो सामान आता है चाइना से तो करीब 6,000 रुपीज़ पर पर्सन इंपोर्ट कर रहे हैं हम। जैसे भारत की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हर एक आदमी का करीब 6,000 रुपये का सामान हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। जो हर एक आदमी जो यूज़ कर रहा है तो करीब 6,000 रुपये की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। तो हमें ये कम करनी चाहिए। उसमें जो 5 में से जो 4 जो स्मार्टफोन है जो हम यूज़ करते हैं वो चाइना के हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका जो भी फ़ोन उठा के आप फेंक दीजिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक भारत में चीज़ें नहीं बनेंगी तब तक हमारी डिपेंडेंसी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वो लोकल जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल लगेंगे उसमें, पर आप कोशिश ज़रूर करें अपने एंड से कि जितना हो सके जो भारतीय सामान है उसको यूज़ करें और उसे प्रमोट भी करें। उसके लिए वोकल हों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसके लिए वोकल हों, लोकल का के लिए आप वोकल हों, वोकल फॉर लोकल इंडिया। और जैसे आत्मनिर्भर भारत की तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला जैसे कि ये जो भारत का हर एक बच्चा हमारे जो सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है और एक ज़मीन नहीं देंगे किसी को, चाइना को। तो पूरा देश अपना लगे हुए, इसमें भारत सरकार लगी हुई है, सब कुछ लगे हुए हैं, पर हमारा योगदान उसके लिए ज़रूर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना पे डिपेंडेंसी आप कम करेंगे और उनकी जो चीज़ें आप यूज़ करना अगर बंद कर देंगे धीरे धीरे, अभी इतने एक साथ भी कुछ नहीं हो जाता है, पर एप्लीकेशन है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे चाइनीज़ एप्लीकेशन होती हैं तो आप वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। जो चाइना की एप्लीकेशन होती है तो एक जैसे एप्लीकेशन आती है उसमें आपको सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन दिखा देगा आपको वो, तो आपको वो इंस्टॉल करनी है, आपको वो करो, सीधा उसको जाकर इंस्टॉल कर दो। आप ये देखो ना कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो जितने भी चाइनीज़ है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप लगा लो कि जो टॉप की इंडिया की अगर 100 एप्लीकेशन होंगी तो 40 तो चाइनीज़ है, तो वो आप हटा सकते हो और उसके बिना हमारा काम चल सकता है ईजिली। और अगर यही सच्ची, अगर आपको नमन करना है, श्रद्धांजलि देनी है हमारे जो जवानों को, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम भाई चाइना का हम चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि चाइना देश के नहीं दुनिया के भी हित में नहीं है चाइना का सपोर्ट करना। चाइना का काम अब यही है कि चाइना जैसे या तो ज़मीन हड़प लेता है लोगों की, या फिर जैसे आपने देखा हो कि इसने क्या कर रखा है, चाइना ने जो 150 कंट्रीज़ को लोन दे रखा है, जो गरीब कंट्री हैं उनको, करीब 150 कंट्री ऐसे हैं उनको इसने लोन दे रखा है, और फिर क्या करते हैं वो रीपे कर नहीं पाते इसको, तो ये उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका काम ये है। नेपाल का देख लो, नेपाल क्या कर रहा था कि वो भारत को के अगेंस्ट, जैसे भारत को कि जो 3 एरिया ज़मीन थे वो उसने अपने नक्शे में दिखा दी नेपाल ने, और कहा किसने था ये, चाइना के उसमें। अब चाइना ने क्या करा कि पहले नेपाल ने तो चाइना का सपोर्ट करके भारत के अगेंस्ट वो दिखा दिया। अब चाइना ने एक जैसे गाँव था, एक दिन क्या करा इन्होंने वापस पीछे वहाँ जाके ये कह दे कि भाई ये अब चाइनीज़ हो गया। अभी धीरे धीरे वो नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना वाले। तो चाइना ने ऐसे अलग अलग जो कंट्रीज़ है सबके साथ इनके विवाद चल रहे हैं। चाइना के करीब 14 कंट्रीज़ है जिससे इसकी बाउंड्री लगती है, चाइना की 14 कंट्री से इसकी बाउंड्री लगती है, और करीब क्या कहते हैं 23 कंट्री के साथ इसका विवाद चल रहा है ज़मीन के लिए। आप एक बात बताइए, अगर 14 कंट्री से आपकी बाउंड्री लगती है तो 14 के साथ ही तो आपका विवाद हो सकता है, 23 के साथ थोड़ा हो सकता है।
आपका जैसे घर है, आपके घर के साथ 14 घर और लगे हुए हैं, तो उनसे आपकी लड़ाई है सबसे, तो 23 के साथ, तो 30 घरों के साथ तो आपकी लड़ाई नहीं होगी ना आपकी जब घर की ज़मीन के लिए। चाइना ने ऐसा कर रखा है धोखे से, औरों के सब पे कई चीज़ों पर इसने कब्जा कर रखा है। तो 14 कंट्री से इसकी बाउंड्री लगती है और 23 कंट्री से इसका लैंड के लिए विवाद चल रहा है इसका। तो आप ये देखिए, जो छोटे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसने वहाँ लोन दे दिया उनको, उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने लोन ले लिया, मजबूरी उनकी, क्या करें, अब वो रिपे कर नहीं पाए, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। श्रीलंका में भी एक पोर्ट है, उस पर इन्होंने ये क्या करा, सारा सामान चाइनीज़ जा रहा है वहाँ पे। धीरे धीरे श्रीलंका पे ये कब्जा करने का पूरा इनका चल रहा है। अभी पाकिस्तान को इनका साथ देता ही है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया के जितने साथ साथ में ना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबको ये अपना कब्जे में लेने के चक्कर में है, ताकि धीरे धीरे फिर इंडिया भी इनका सपोर्ट करने लग जाए। और इसलिए अभी जो इंडिया की ज़मीन थी ये भी हड़प रहे थे, इसलिए पीछे ये जो अभी लड़ाई हुई थी, इसने ये रात को धोखे से इन्होंने क्या करा, दिन में तो ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम बातचीत करना चाहते हैं देश के साथ, और रात को इन्होंने धोखे से हमला कर दिया हमारे जवानों के ऊपर। हालांकि हमारे 20 के करीब जो ना 20 जो जवान शहीद हुए थे, हमारे जो जवानों ने मिलकर इनके करीब 45-50 जवानों को मार गिराया है वहाँ पे। तो हमारे बहादुर जवानों ने, आप ही देखिए, और वहाँ तो गोली चल नहीं सकती वहाँ पे, जैसे ये रूल है 96 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि गोली नहीं चलाएंगे वहाँ पे। हमारे बहादुर जवानों ने इनके वहाँ पे फिर जाके इनको 45-50 लोगों को वहाँ मार गिराया इनके जो वहाँ फौज में। तो हालांकि एक भी हमारा जवान शहीद हो तो वो तो सभी के लिए, पूरे देश के लिए शौक की बात है। पर ये इनका काम चाइना का ये है, धोखे से हमला करना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जितना हो सके जो चाइनीज़ से अपनी इंडिया की डिपेंडेंसी कम करो, और आगे चल के तो भारत को ही, जैसे अगर आपको भारत में सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनने लग जाएं तो हमें किसी और कंट्री से भी क्यों डिपेंडेंसी हमारी रहेगी। पर मेन अभी दुश्मन हमारा चाइना है। चाइना वो ये चाहता है कि भारत की ज़मीन हड़प ले। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका जो सामान है उस पर आप डिपेंडेंसी कम करें, और धीरे धीरे होगा, ये टाइम लगेगा इसमें, पर आप कर सकते हैं। टिकटॉक का आप कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे टिकटॉक एप्लीकेशन है तो वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है वो। तो मैं आपको अपने बता दूं, मैंने लास्ट वीक मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे पास 2 अकाउंट थे, मैंने टिकटॉक पे आईडी बना रखे थे, अपना एक एंटरटेनमेंट चैनल भी था, उसका भी था। तो करीब 5-7 हज़ार रुपये उसमें, एक में हमारे उसमें मेरे फॉलोवर्स थे, दूसरे में भी थे कुछ हज़ार फॉलोवर्स। तो वो मैंने भी डिलीट कर दिया है, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश है तो हम है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसके भी टिकटॉक पे अपना आईडी है वो भी आप डिलीट करें, कोई दूसरी एप्लीकेशन आप उसको बना लीजिए। पर हमें इसमें अभी लगाओ, जो लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो टिकटॉक से इनके पास, जो चाइना के पास गया है, करीब 25 करोड़ की इनकी आमदनी हुई है टिकटॉक से सिर्फ। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जैसे अब जून आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमें करीब 100 करोड़ एक्सपेक्ट करें कि इंडिया से 100 करोड़ की हमारी कमाई होगी सिर्फ टिकटॉक से। अब आप देखिए, आपको देश हित प्रिय है, या फिर जैसे अगर आपको जो टिकटॉक पे आईडी बनाने या किसी भी और एप्लीकेशन पे, तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करिए और सब कुछ हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आप डिलीट करेंगे तो इजीली बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ जवानों की स्टेटस लगाने से, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पोस्ट डालने से कुछ भी नहीं होगा, ये उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं है। उनके साथ अगर आपने एक देखा होगा, पीछे एक वीडियो आया है, एक जवान का वीडियो वायरल हुआ था पीछे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो चाइना से लड़ने के लिए सरहद पे खड़े हुए हैं, पर हम चाहते हैं लोगों का सपोर्ट भी हमें मिले। अब वो भी तो सामान लेना उनसे कम कर दे, डिपेंडेंसी कम कर दे। अब जैसे दिवाली आएगी तो लोग जैसे लड़ियाँ लेते हैं और जो चाइनीज सामान लेते हैं तो बंद कर दीजिए। और धीरे धीरे काफ़ी कुछ हो भी रहा है, आप देख ही रहे होंगे, जैसे देश में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, कई सारे बाज़ारों ने बंद भी कर दिया कि भाई जो हम चाइना का इस बार सामान नहीं लेंगे। कई सारे बाज़ारों में आप देखिए, न्यूज़ आप देखेंगे तो लोगों ने अपने यहाँ दुकानों के आगे लगा दिया कि ना कोई सामान, मतलब इस पर कोई हम ना बेचेंगे, ना खरीदेंगे किसी से, और ना हम बेचेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। भारत का वो करीब 3% जो भारत के साथ जैसे वो लेन देन व्यापार है उनका चाइना का, सिर्फ 3% है, और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ करता है ये। पर अगर आप, कई लोग कहते हैं इससे हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा अगर ये करेंगे, एटलीस्ट एक ये स्टार्ट तो होगा। अगर भारत से ये शुरुआत करी जाए तो अगर सारे देश एक साथ मिल जाएँ तो फिर चाइना को समझ में आएगा इस चीज़ के लिए कि वो गलत कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। कोरोना वायरस का आप देख लो, 1 करोड़ 1 लाख लोग हो चुके हैं जो इससे ग्रसित हैं, जो जिनको कोरोना वायरस हो चुका है। ये बीमारी कहाँ से आई? ये चाइना से तो आई है बीमारी भी। तो इसलिए कहता है कि ये देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है, मानवता के लिए ठीक नहीं है चाइना। या तो अपने, और चाइना की मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे आप जैसे आम लोग हैं, जो पार्टी है जो वहाँ की, वो उसके मतलब शय पे ये सारे काम होते हैं। और क्या कहते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग है, वो सब के हेड है, और वहाँ जो वो कहते हैं उनकी पूरी सिर्फ उन्हीं के चलती है। वहाँ कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, रिपब्लिक मीडिया नहीं है कि वहाँ जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं या देश में कुछ भी बोल रहे हैं। वहाँ तो उनकी सरकार की चलेगी वहाँ पे।
आप ये देखिए हमारे देश में जैसे यूट्यूब, गूगल या क्या कहते हैं फेसबुक सब यूज़ करते हैं। चाइना में कोई यूज़ नहीं करता वहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर कोई यूज़ नहीं करता। चाइना के लोग इतने ज़्यादा देशभक्त हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट उनके साथ ज़बरदस्ती करती है, उनको बाहर का कोई कुछ भी सामान यूज़ करने नहीं देते। वो उन्होंने अपना खुद का वर्जन बना लिया उन्होंने फेसबुक का, जैसे ये क्या कहते हैं गूगल, क्या कहते हैं ट्विटर का, सबके अपने खुद के वर्जन बना लेते हैं। वो क्या है, कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट है। उनकी पूरी सॉफ्टवेयर की और पूरी जैसे आईटी की टीम है, कोई भी नया जो भी एप्लीकेशन आता है, कोई नया जैसे कोई नई मशीनरी आएगी, वो फट से कॉपी कर लेते हैं। गूगल का जैसे अपना यूट्यूब का आप देख लीजिए, ट्विटर का देख लीजिए, सबकी उन्होंने अपनी कॉपी बना ली है चाइनीज़ वर्जन, और सिर्फ वो यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो आपने देखा होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज वो कभी नहीं बोलेंगे या कोई और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज बोलेंगे वो। तो अपने चाइना को ऐसे प्रमोट करते हैं। पर आप ये कुछ देखिए ना कि लोग अपनी देशभक्ति के, अपने देश के लिए इतने वो होता है कि हर एक चीज़ देश की यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते अपने देश के लिए? मैं नहीं कह रहा कि टाइम लगेगा अभी चीज़ों में अभी, पर चाइना का सामान तो हम कम से कम इग्नोर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप डिलीट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है बस आपके, और हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी ज़बरदस्ती के साथ कर नहीं सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप खुद देखिए, जो देश के हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि भी होगी, तब हम सपोर्ट करेंगे उनको। जैसे मैंने बता दें कि हर एक आदमी का भारत में 6,000 रुपये का इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। अगर हर एक आदमी का आप देखा जाए तो ये 6,000 रुपये का सामान एक करीब एवरेज हम लगाएंगे तो चाइना से आ रहा है। और 5 में 4 जो मोबाइल फ़ोन है, जो बड़े जो मोबाइल कंपनीज़ है वो चाइना की हैं। 30 में से 18 जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो स्टार्टअप था 30, उसमें से 18 में चाइनीज़ ने पैसा लगा रखा है। अब आप ये देखिए, जिस स्टार्टअप में चाइनीज़ का पैसा लगाओ तो फिर वो सारा पैसा तो वहाँ चाइनीज़ में जाएगा आगे जाके, तो आप भी देख सकते हैं ना। तो ये अब जो हो चुका है उसे तो आप छोड़ दीजिए, पर आगे तो हम चीज़ें मतलब कम कर सकते हैं चाइना की। तो आप ये उसमें आप करिए, और कोई भी टॉपिक है तो आप मेरे को उसके लिए बता सकते हैं। और हेलमेट के जैसे मैं बता दें कि आप हेलमेट जरूर पहने ड्राइव करते टाइम, क्योंकि कुछ लोग मास्क तो जरूर लगाते हैं पर हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हेलमेट आप जरूर पहने, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं उसमें। 2017 का कुछ आंकड़ा था शायद, रोज़ का जो उसमें देख रहे थे उसमें, तो शायद 110 या 120 लोगों की डेथ रोज़ हेलमेट ना पहनने के कारण होती है। 110 के करीब था कुछ 2017 में, हर रोज़ हेलमेट ना पहनने से लोगों की डेथ हो रही थी। और 80 लोगों की सीट बेल्ट ना लगाने से डेथ होती है, एक्सीडेंट जो होते हैं सीट बेल्ट ना लगाने से। तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट जरूर पहने। और कोई मुद्दे हैं तो आप जैसे बता सकते हैं हमें। बाकी कोरोनिल का जैसे मुद्दा पीछे आया था, लोगों ने कहा था कि इसके बारे में बात करने के लिए जो मेडिसिन बाबा रामदेव जी ने बनाई है ये, तो ये जो कोरोनिल है, तो आप अपने राय उसके बारे में बता सकते हैं कि सही है कि फिर भारत सरकार ने उसमें आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया था, वो सही है कि गलत है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे से राय पूछेंगे उसमें, तो जैसे ये कोरोनिल मेडिसिन बनी थी बाबा रामदेव जी की, तो इस पर जो रोक लगाना, वो रोक लगाना तो सही नहीं था। अगर या तो 2 चीज़ में गलतियाँ तो वहाँ हुई। पहले तो रामदेव जी ने पहले जैसे वो कोरोनिल या कोरोना के लिए अगर वो उसके लिए अप्रूवल नहीं लिया था शायद, उसमें प्रॉब्लम था उसने। तो अगर उनको अप्रूवल कोरोना के नाम पे लेना चाहिए था एक तो, और जब बन गई थी तो भारत सरकार से अगर बात करनी चाहिए थी और मिलकर इसे लॉन्च करना चाहिए था। इसमें अगर किसी चीज़ से लोगों को फ़ायदा मिलता हो तो आप बताइए उसमें बुराई क्या है। और अगर ये गलत थी मेडिसिन तो लोगों को वैसे ही पता चल जाता। अगर बाबा रामदेव जी क्लेम कर रहे हैं कि मेडिसिन 100% से सही है, इसमें जैसे कोरोना के मरीज़ ठीक हो रहे हैं, तो अगर वो मार्केट में आती तो 500-550 रुपये किट है, तो मार्केट में आती, लोग अगर यूज़ करते उसमें ठीक हो रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। और अगर नहीं हो रहे तो फिर बाबा रामदेव जी के ऊपर जिम्मेदारी होती है उसमें। तो आप ये देखिए ना, तो उसमें रोक लगाना मतलब बेकाल से हमारे हिसाब से ठीक नहीं था। उसमें उसको मेडिसिन को आप आने देते तो खुद ही पता चल जाता। अगर ठीक हो रही है तो उसमें बुराई क्या है। पूरी दुनिया में अगर कोई मेडिसिन भारत से अगर ऐसे आ रही हो तो उसमें क्या बुराई है। तो यही मेरी इसके लिए मैं कहना चाह रहा था। अगर क्योंकि अगर वो बात झूठी होती तो बात सामने आई जाती, फिर रामदेव जी को भी फिर जैसे मतलब उसमें पता चलता है, जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि 100% वो मेडिसिन कोरोना के लिए थी, तो उनको पता चल जाता है इसका भाई कि ये तो नहीं थी। तो उसमें अगर हो जाती तो उसमें कोई खास बुरा नहीं थी उसमें। बाकी आप लोगों की राय है, आप जो बता सकते हैं अगर आपकी जो भी राय है उसमें। फेयर एंड लवली का मामला था, जैसे फेयर एंड लवली ने फेयर शब्द है जो वो जैसे अब वही बात, आप एक बात देखिए, जो बाबा रामदेव की मेडिसिन पे तो रोक लग गई, जो फेयर एंड लवली वो 40 साल से कम नहीं है, अपना इंडिया में जैसे अपना प्रमोशन कर रहे हैं, अपना चल रहा है, तो उससे लोग गोरे हो गए क्या। फेयर एंड लवली क्लेम करते कि हफ्ते में 10 दिन में
15 दिन में आप लगा लो कि गोरे हो जाते हैं। कितने लोग गोरे हो गए? उस पर क्यों नहीं रोक है? उस पर रोक होनी चाहिए। मैगी का पीछे जो मैगी था उसमें आप पीछे मामला आया हुआ था, तो मैगी पीछे हुआ था कि मैगी में लेड होता है उसमें, फिर उस पर रोक लग गई थी। फिर कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो मैगी फिर से मार्केट में आ गई, अब उसमें लेड नहीं है क्या? अब जैसे ये चीज़ का तो स्पष्ट करना चाहिए किसी को कि पहले या तो पहले उसमें कुछ गड़बड़ी थी, अब या वो बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें पता नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ उसमें। तो कुछ इसका मापदंड होना चाहिए जिससे पता चले, जिसमें लोगों को पता चले कि असली में उसमें जो कंटेंट्स है क्या है, या जो मतलब जो भी उसमें ठीक हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं है। सरस्वती जी कह रही हैं कि सही बात है, मार्केट में पहले आने देते हैं। तो सरस्वती जी भी बात ये कह रही हैं कि जो ये कोरोना दवा थी अगर मार्केट में आने तो देते, अब वो मार्केट में नहीं आने दिया आपने, तो उसका फिर पता कैसे चला, उसका निरीक्षण कैसे होगा? अगर आती, लोगों को फ़ायदा होता तो बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में पूरी दुनिया का नाम होता। अब ये देखिए, और क्या कहते हैं, अगर नहीं भी होता, अगर जैसे वो नहीं चलती तो फिर वो रामदेव जी की जिम्मेदारी होती। उन्होंने क्लेम करा था ना कि मतलब जैसे मेडिसिन, ये कोरोनल मेडिसिन है, इससे कोरोना पे फ़ायदा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी होती। फिर आप उनको कह सकते थे, पर किसी चीज़ को ना आने देना वो चीज़ गलत है। ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो आपस में या तो जो भी इसको बात करनी चाहिए थी रामदेव जी को और सरकार को मिलकर आपस में, क्योंकि उससे हुआ क्या, लोगों का नुकसान हो गया। किसी केस में भी कुछ लोगों पर ट्रायल कर लेते, जैसे अगर ऐसा होता है कुछ लोग ट्रायल कर लेते, उससे पता चल जाता है 1 करोड़ 1 लाख के मामले हो चुके कोरोना में। तो अगर कोई ऐसा कुछ उसमें कोई हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई सोल्यूशन है, तो क्यों ना उसे अपनाया जाए। और ये 500 रुपये किट कह रहे थे बाबा रामदेव जी, तो उसमें बुराई कोई नहीं थी, आम आदमी खरीद सकता है। पहले 4500 रुपये का तो सिर्फ टेस्ट हो रहा था कोरोना का, अब वो घटा के कुछ स्टेट्स में जैसे 2500, 3000 या 2500 हो गया है। तो 2500 भी कम थोड़ा है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर कोई किसी को इलाज कराना है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप तो लगा लो कोई 5 लाख रुपये ले रहा है, कोई 10 लाख रुपये ले रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल जैसे आपने देखे होंगे वीडियो पे कैसे क्या चल रहा है, तो कोई सोल्यूशन निकल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? आप सर ये बताइए। फेयर एंड लवली ने अब क्या करा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, आपने देखा होगा, उसमें टीवी में एड भी आती रहती है कई सालों से। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे ना, तो यूनिलीवर कंपनी का है ये, और हिंदुस्तान यूनिलीवर उसका इंडिया का एक तरह से आप लगा लीजिए, जो सिंपल टर्म्स में एक सब्सिडरी, या जैसे मतलब इंडिया की कंपनी है जिसका कोलैबोरेशन है यूनिलीवर के साथ। असल में यूनिलीवर एक ब्रिटिश और डच कंपनी है, वो है यूनिलीवर। उसमें भारत में ये प्रोडक्ट अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बेचते हैं, और उसका प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली। अब ये मत समझिए कि जो जिसमें हिंदुस्तान या लिख दिया तो पूरा इंडियन ही हो गया। वो यूनिलीवर भारत की कंपनी है, डच और ब्रिटिश कंपनी है एक यूनिलीवर, उसका इंडियन जैसे ना इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन है, वो HUL जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान में जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होकर हिंदुस्तान यूनिलीवर बन गया। तो उसका प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली ने क्या डिसाइड करा है कि रंग भेद की नीति, जैसे आपने देखा होगा पीछे अमेरिका में ये जॉर्ज फ्लॉयड का जैसे मामला सामने आया था, तो वो काफ़ी विवाद पूरी दुनिया में चल पड़ा है। वो जो फ्लॉयड का जो मामला था रंग भेद का, और वो गलत भी है। हम तो पूरा इस मामले से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि रंग भेद की नीति जैसे कई सालों से, 100 सालों से, हज़ारों सालों से ये चलता आ रहा है कि जैसे रंग के हिसाब से लोगों पे भेदभाव करना, ये बिल्कुल गलत है। और अब ये चीज़ें जो सामने अब जो लोग अपोज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, कई सारे कंट्रीज़ में अब इसका हो रहा है, जैसे ब्रिटेन में आपने देख लिया होगा, US में तो फैल चल ही रहा है, सब लोग इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। इसमें जो रंग भेद नीति के कारण जो ये जॉर्ज फ्लॉयड का उनकी डेथ हुई थी, एक पुलिस ऑफिसर ने उनको मार दिया था। वो क्या कर रहा था, जैसे गर्दन पे पैर रखे उसका, तो 7-8 मिनट तक पैर रखा उनका, तो उनके फिर डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो मामला सिर्फ इसलिए था कि रंग भेद के कारण था जैसे, तो इसलिए लोगों ने फिर ये अब यहाँ से आवाज़ उठी, वो अब ये सारे कंट्रीज़ में फैल चुकी है, और जो बिल्कुल सही है। कोई भी जो भी आदमी जो समाज की बात करेगा तो सही बात करेगा, रंग भेद के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन या जैसे मतलब उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे उनके साथ खड़े हैं उसमें, जो भी अगर ये मामला है उसमें। पर एक लोगों से एक जो रिक्वेस्ट है कि जैसे US में लोग इसके जो रंग ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें, तो कोरोना वायरस भी बहुत फैला हुआ है उसमें, और करीब 1,25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मास्क जरूर लगाए रखें अपना, और उचित दूरी बनाए रखें। प्रोटेस्ट आप जरूर करिए, पर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उचित दूरी बनाए जरूर रखें उसमें प्रोटेस्ट में, नहीं तो फिर कोरोना और ज़्यादा फैल जाएगा। और इसका बेशक आप कंटिन्यू रखें। ये तो जो रंग भेद नीति का, ये तो अब जो स्टैचूज़ हैं, जो पुराने जो लीडर्स थे उनकी स्टैचू तोड़ी जा रही है कई सारे कंट्रीज़ में, और वो इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि ये जो स्टैचू जिनकी है, ये रंग भेद नीति का सपोर्ट करते थे। ये जो अगर आपका मतलब जो जिन लोगों का मतलब ब्लैक रंग कलर था जैसे,
उनके अगेंस्ट ये मतलब जैसे उनको पनिश करते थे उनको उनके उनको, तो इसलिए अब जितने भी लोग मिल के आपस में इन ऐसे लोगों को जो रंग भेद नस्लवादी जो लोग थे जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, उसकी सभी मूर्ति टूटी जा रही है हर जगह। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो जितनी कंट्री से गवर्नमेंट है, अगर वहाँ किसी लोगों के ऐसे स्टैचू लगा रखी हैं जो प्रमोट करते थे इसको, जो डिस्क्रिमिनेशन को कलर के बेस पे, उनको खुद ही स्टैचू हटा लेनी चाहिए। ये बड़ी गलत बात है। जिस आदमी ने रंग भेद के हिसाब से जो समाज को तोड़ रहा हो, वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है, चाहे कोई भी हो वो। तो जिस कंट्री में ये है जो रंग भेद के लिए इन्होंने जो सपोर्ट करता था, जो लीडर था, तो उसकी स्टैचू जरूर हटानी चाहिए। सब उसके फेवर में कि हटाओ उनको, वो गलत था। रंग भेद नीति पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंड था इस पर। किसी भाई ने हमें भेजा था कि इसके ऊपर बात करने के लिए। फेयर एंड लवली का था, तो फेयर एंड लवली ने फेयर शब्द हटा दिया है। अब मार्केट से जो फेयर एंड लवली थी, जो क्लेम कर रही थी आपको कि हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में गोरा कर देगी वो, तो उन्होंने फेयर शब्द फेयर एंड लवली में फेयर दिखाई नहीं देगा आपको, फेयर हटा दिया उसमें। और जितने और भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और मैं कहता हूँ कि जो फिल्म स्टार हैं वो जो इनको प्रमोट करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा हो बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते हैं उसमें कि आपका चेहरा गोरा हो जाएगा उससे लगाने से वो आप प्लीज़ आप कम से कम को फिल्म स्टार को तो नहीं सपोर्ट करना चाहिए। अब लोगों क्या हमारे से लोगों का होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फिल्म स्टार अगर प्रमोट कर रहा है, बड़े बड़े स्टार प्रमोट करें, तो हम उसको देख के वो चीज़ें लेते हैं। तो इंडिया में मतलब इंडिया में थोड़ा सा ये कम है कि जो स्टार जो प्रमोट करता है किसी चीज़ को, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की नहीं लेता वो, कि अगर वो चीज़ गलत है तो उसे कहना चाहिए भाई ये गलत था, मेरी गलती हुई थी, मैं इस ब्रांड से जुड़ा हुआ था। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप कितने भी सारे स्टार्स आप देख लीजिए, सब लोग ये कहते हैं कि भाई किसी का ब्रांड का कोई बिल्डर का प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये इस बिल्डर का सो बिल्डर का प्रमोट कर रहा है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। या कोई जो फेयर एंड लवली क्रीम का है कि भाई कलर फेयर कर देगा, उसको बहुत सारी एक्ट्रेसेस प्रमोट कर रही हैं। तो अगर वो चीज़ गलत है तो आप क्यों प्रमोट करते हो उसको, सिर्फ पैसे के लिए? वो चीज़ गलत है। समाज में लोगों को बेवकूफ़, या फिर ऐसा हो जाता है कि आप बताइए कि 10-15 दिन में लोग गोरा हो जाएंगे क्या फेयर एंड लवली लगाने से? कोई नहीं होता गोरा उसमें ऐसे। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ फेयर एंड लवली का। ऐसे बहुत सारे क्रीम्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि भाई इससे गोरा हो जाएगा, उससे गोरा, उससे कोई नहीं होता। और ऐसा रंग भेद के हिसाब से समाज को बांटने का काम ना किया जाए, ये बस हमारी रिक्वेस्ट है इसमें। और कोई भी फिल्म स्टार है, जैसे अब मैं चाइना का मामला ले रहा था, जो चाइनीज़ जो फ़ोन थे इनको जो प्रमोट कर रहे थे, इनको भी ये सामने आना चाहिए। उनसे अपना अब जो हो चुका उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे तो अपना जो आपका एग्रीमेंट है वो उससे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ही नहीं करेंगे तो सर कौन करेगा? जितने सारे जो सीरियल्स आते हैं उसमें अगर जो चाइनीज़ कंपनी चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्यों करवा रहे हैं आप उससे? आगे आप अब तक जो हो चुका उसे आप ख़त्म करिए, पर आगे तो उसे बंद कर सकते हैं। तो ये मेरी जैसे आपसे रिक्वेस्ट थी कि जितना भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको भी आप हटाइए। और फेयर एंड लवली ने जैसे फेयर शब्द अपने उससे हटा दिया है, तो ये सिर्फ उसी के लिए हुआ है कि जो ये रंग भेद के लिए पूरी दुनिया में ये जो आंदोलन चला है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी थी पहले से ही कि रंग भेद के हिसाब से आप किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या किसी को रंग के हिसाब से कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ उसमें हुआ। तो फेयर एंड लवली ने फेयर शब्द हटा दिया है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब से यूनिलीवर का पार्ट है, और यूनिलीवर इंडियन कंपनी नहीं है, ब्रिटिश और डच कंपनी है एक यूनिलीवर, उसका पार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है उस नाम से अपना। मनोज बराड़ भाई कह रहे गुड जॉब भाई जी, थैंक यू मनोज जी। और ये मनोज भाई हमारे क्या कहते हैं, ये सॉन्ग्स लिखते हैं और बहुत ही अच्छे गाने लिखते हैं। ये हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी गाने भी लिखते हैं ये। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या एंटरटेनमेंट चैनल से हो, तो ये मनोज बराड़ भाई को पिंक कर सकता है, इनसे बात कर सकता है डायरेक्टली। तो ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे आप जुड़ सकते हैं। मनोज बराड़ नाम है इनका। और ये जो सॉन्ग्स जैसे ये लिखते हैं अपना, और क्या कहते हैं सारी लैंग्वेज में, पंजाबी, हिंदी, सब में ये लिखते हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मनोज जी एक बार अपना नंबर और दे देना मनोज भाई इसमें, ताकि लोग जिससे आपसे कांटेक्ट कर सके, तो जो इस इंडस्ट्री में हो या जिसको गाने वाले बनवाने, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारा मकसद मेन यही है कि समाज में सभी लोगों को जोड़ना। हम ये नहीं चाहते कोई एक इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्री के लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सबका भला होना चाहिए हमारी ये। पर कोई काम गलत ना करे, देश के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए सर, हमारा बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। जो देश के लिए काम करता हो, अच्छी बात हो तो करे, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी काम करे। तो ऐसा सब एक साथ जुड़ो हमारे साथ। हम ये कह रहे हैं कि अपना टीम बनाओ उसमें,
और जो ये सोचता हो कि हमें कि भाई पैसा कमाने का कोई साधन सोच रहा हो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे एनजीओ से, तो उसके साथ हम पहले से आपसे हाथ जोड़ते हैं कि कोई पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम तो जैसे जो समाज के हित में जो कार्य है हमें बस वो करने हैं, अपने भारत देश का नाम हमें रोशन करना है और भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराना चाहिए, मानवता के लिए हमें अच्छे काम करने हैं, ये हमारा मेन मकसद है। और मैंने जॉनसन एंड जॉनसन का जैसे बताया, जॉनसन एंड जॉनसन जैसे उसके जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते थे उसने वो बंद कर दिए हैं। ये नक्सल भेद का जैसे पीछे ये आंदोलन होता है उसकी वजह से अब इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे अपने और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी थी इनका जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स थे। ये मामला आया था और बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे धीरे धीरे जैसे आरक्षण का। अब जैसे मेरे पास समय नहीं है तो हम अगली बारी हम डिस्कस करेंगे, या अगर कोई भी आपके सवाल हो आप बोल सकते हैं, आपकी कोई राय हो तो आप बता सकते हैं। एक मामला मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा आरक्षण के लिए। तो कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई पार्टी है ना, कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकती आरक्षण के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, इस पर कभी और इस पर भी मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इस चीज़ पे, और मैं अपनी राय रख दूँ। जैसे तो आरक्षण के जैसे अगर आपको पता होगा आरक्षण का हमारे देश में जितना जो आरक्षण है, जैसे 27% ऑलरेडी जैसे आरक्षण है, फिर 10% ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए अपना जैसा उसमें, तो वो जो सिस्टम है तो कोई भी पार्टी होगी सब अपने अपने लिए उसको यूज़ करते हैं उसमें। पर अगर आप मेरी खुद की राय पूछेंगे, एक मित्र ने मेरे को लिख के भेजा था, आप मेरी राय बताइए कि जैसे अब सब पार्टी उसको अपोज कर रही है तो आपकी क्या उसमें राय है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ और आगे कहता हूँ कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। ओबीसी जैसे अब जैसे जाट हूँ मैं जैसे, और मैं खुद ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, अगर आप उसके हिसाब से देखिए जो बांट रखा है चीज़ों में, पर मैंने अपना ओबीसी का आज तक कोई बेनिफिट नहीं लिया किसी, ना कभी ज़िंदगी में लूँगा। मैं जनरल हमेशा जहाँ भी जनरल का होता है मैं सीधा वहाँ जाता हूँ। हमें समाज को इस हिसाब से नहीं बांटना, कोई ओबीसी है, कोई किसी उसमें, कोई और उसमें, ताकि लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। और अगर आप इसमें कहेंगे जैसे मामले में ओबीसी का, तो मैंने अपने बच्चे का स्कूलों में एडमिशन जहाँ कराया तो मैंने ओबीसी के नाम पे कहीं कभी या आगे ना अपने लिए कोई फ़ायदा उठाया ना अपने बच्चे को, मैं किसी में ओबीसी में कोई फ़ायदा नहीं उठने दूँगा। हम जाते हैं, हम भारतीय हैं, हमसे ऊपर उससे अलग हम कुछ नहीं है। मेरे जैसे बच्चों को एडमिशन ले रहे थे स्कूल में तो ओबीसी का कहते थे ओबीसी लिखने के लिए कि आगे ओबीसी लिख देंगे हम आपके, तो मैंने कहा नहीं, हमें ओबीसी नहीं चाहिए, हमें कोई फीस में कोई कटौती नहीं चाहिए, ना आगे हमें जॉब में कोई उसमें वो चाहिए कि हमें प्रमोशन मिल जाए उसके बेस पे, या हमें उसके बेस पे कोई जॉब मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ओबीसी का बेशक हम अगर इस मतलब कास्ट के हैं उसमें आते हैं, तो अगर ओबीसी हम ओबीसी में अगर आ रहे हैं तो हमें फ़ायदा कोई नहीं चाहिए उसका, क्योंकि अगर हम खुद ही बांटने लग जाएंगे लोगों को उसके बेस पे तो समाज का हो गया क्या सर, आप ये बताइए। तो रिजर्वेशन का ये बहुत ही क्या कहते हैं बड़ा टॉपिक है, आप जरूर इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। कई लोग इसके फेवर में होंगे कि रिजर्वेशन दिलाओ। आपने पीछे देखा था देश में हर एक हिस्से में, गुजरात में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, हर जगह देश में सबको अब हर एक जगह सबको रिजर्वेशन चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होगा सर, आप ये बताइएगा। रिजर्वेशन सबको चाहिए तो सबका रिजर्वेशन मिलने लग गया तो सरकारी जॉब है, सबको सरकारी जॉब चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करा के राजी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में अपने आपको को ले जाके राजी नहीं है। ऐसा क्यों सर? सबको डॉक्टर बनना है और सबको सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, टीचर बनना है, सबको बनना है, सैलरी उससे अच्छी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसमें। पर जब हमारी बच्चों खुद की बात आती है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई सरकार में हमें कोटा चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, तो जो मिनिस्टर है या सब कोई भी जो बड़े लोग अपने बच्चों का फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराते? एग्जाम्पल सेट करें हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल तो सबसे अच्छे चल रहे हैं देश में, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, चलिए, पर क्या आप अपने बच्चों का, जितने भी जो MLA है या MP हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूल में? और करा के दिखाइए तो अच्छी बात है सर, मिसाल साबित होगी समाज में। तो क्यों नहीं कराते? मेरा पॉइंट ये है कि सबको रिजर्वेशन सबको चाहिए कि भाई मैं इस कोटे का हूँ, मेरे को ये चाहिए। जब तक रिजर्वेशन रहेगा समाज की सर उससे कोई भलाई नहीं होने वाली। आप ये देख लीजिए, अब कई लोग मेरे अगेंस्ट भी होंगे कि यार गलत बात कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं सर कैसे, हम करें क्या? हम तो समाज की बात करेंगे और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन किसी भी समाज की भलाई के लिए नहीं है। आपने अब वो तो सर जो ना ये जो मंडल कमीशन हुआ था जो 98 में बनाया गया था, इसमें MP मंडल जी थे जिससे अध्यक्ष थे जिसमें, और 91 में शायद ये इसका इन्होंने वो इम्प्लीमेंट कराया था इसमें कि 10% OBC भी जैसे इंडिया में वो भी उनको भी कोटा मिलेगा। तो उन्होंने ये देखा, मंडल कमीशन ने 91 की बात है शायद 92, तो उसमें करीब 52% जो पॉपुलेशन थी OBC में आती है।
ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब होता है सर इसका। तो अगर देश की 52% जनता ओबीसी में आती है तो आप सबको कोटा कैसे देंगे सर? उसको कोटा आप कैसे क्या डिसाइड करेंगे सर? बहुत अच्छी बात है सर, मतलब आप करिए, पर उससे समाज का फ़ायदा नहीं होने वाला सर उससे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई 50% से ज़्यादा कोटा मत करना हर जगह, मतलब कुछ भी हो जाए वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ किसी को, तो आप जो अगर जो ओबीसी का जो फ़ायदा, मतलब जो इसका जो फ़ायदा है रिजर्वेशन का, सही लोगों को मिलना चाहिए सर। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो शहीद हुए हैं, आप इनको डालो रिजर्वेशन के अंदर, इनको ज़रूर मिलना चाहिए। ये देश के लिए लड़े हैं सर ये, और इन्होंने अपने जो जान गंवाई है, अपनी जानों की आहुति दी, अपने देश के लिए दी है सर। ये आने चाहिए रिजर्वेशन के अंदर। इनके लिए अलग से रिजर्वेशन हो, इनके लिए सारी चीज़ आप फ्री करो। जो देश के हमारे सैनिक हैं, जो विकलांग है, जो हैंडीकैप है हमारे जैसे, उनको आप रिजर्वेशन, उनको दो रिजर्वेशन। दिव्यांग जैसे बोलते हैं हम, जैसे दिव्यांग भाई हमारे, दिव्यांगों को आप रिजर्वेशन में डालो। जो सीनियर सिटीजन है आप उनके लिए रिजर्वेशन करो, ठीक बात है सर, अच्छी बात है। शहीदों के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन के लिए ये होने चाहिए असली जो रिजर्वेशन में होने चाहिए। और जो नीडी फैमिलीज है, जो फिर दो, मतलब सरकार को ये सिस्टम ऐसा कराना चाहिए कि जो असल में जो SC ST में आते हैं, जो लोग जो मतलब जिनको ज़रूरत है, उन्हीं को इस कैटेगरी में लेकर आना चाहिए सर। अब मेरी बात है, ये जो ऑलरेडी जो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, जिन पेपर जो क्लियर हो चुका है कि ओबीसी का या उसका SC ST का ओबीसी का दिखा के उसको फिर आप प्रमोशन बार बार देते रहोगे, तो वो बात कहाँ तक सही है सर? जो जनरल कैटेगरी वाला है उसके लिए क्या क्या उसने क्या गुनाह किया? जो जनरल कैटेगरी का भाई है वो हमेशा बोलेगा कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है ये। तो एक्चुअल जो ये इसके फिर से एक क्या कहते हैं, एक कमेटी बननी चाहिए उस पर, और उस पर जाँच होनी चाहिए भाई कि जो एक्चुअल जो नीडी लोग हैं, SC ST का अगर आप बात करोगे सर, उसमें पता क्या है, जो बेचारे जो एक्चुअल में जिनको चाहिए ना, उनको मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ बहुत कम % लोग हैं जिनको ये, जिसका इनका फ़ायदा हुआ है, पर जो एक्चुअल में मिल रहा है बेचारे वो आदमी और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो आप उनको फ़ायदा क्यों नहीं देते सर? तो ये सिस्टम क्या है? तो हमने कोटा ये इतना कोई 27% अपना क्या कहते हैं ये कोटा बना लिया है, 10% ओबीसी का बना लिया है, मतलब 50% तक हमारा पहुँच गया है इसमें। गुजरात में पाटीदार समाज पीछे अपना वो करा था, हरियाणा में जाटों ने कहा था हमें आरक्षण दो, फिर यूपी में मतलब जाट करे आरक्षण दो, राजस्थान के जाट भी फिर उसमें आगे थे, और ऐसे ऐसे करके सिर्फ जाट नहीं, सारे बहुत सारी कास्ट हैं। अभी लगा लो ओबीसी में करीब 3600 जातियाँ आती हैं। तो हर एक जाति को आप अगर क्या कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं कोटा बांटने लग गए, तो सर जो 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 बंदे जिसको एक्चुअल में जो जिसमें टैलेंट है, अगर वो जनरल कैटेगरी की का है, तो उसको कहीं चांस नहीं मिलेगा क्या? आप उनके लिए तो इंजस्टिस कर रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम ये है, कोई भी पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलती, कोई भी। आप कोई भी पार्टी ले लो, कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को, कोई भी नहीं बोलेगा। इलेक्शन आते हैं सब आरक्षण के लिए बात करते हैं। सर आरक्षण पर ढंग से तो होना चाहिए सर। आरक्षण जो शहीद है, जो विकलांग है, जो सीनियर सिटीजन है, और जो एक्चुअल में नीडी है, जो SC ST में भी और जो ओबीसी में जो एक्चुअल में जो बेचारे जिनको नीडी है, उनको मिलना चाहिए, उनका निरीक्षण होना चाहिए कि इनको मिलना चाहिए। अब जो ऑलरेडी जिसको मिल चुका है उसको आप और देते रहेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा सर। और जनरल का मान लो जो टैलेंटेड बच्चा है, अगर उसे आगे नहीं आ रहा वो, तो उसमें फिर नुकसान किसका है? देश का नुकसान है। अगर जो जिसमें टैलेंट नहीं है, अगर वो कम मार्क्स से कुछ लोग अगर आगे आ जाए और जो टैलेंट बच्चा रह जाए, तो जैसे अगर ये ब्रिज कर रहे हैं अपना हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि कंप्लेन करते हो नहीं है, तो फिर आप कंप्लेन क्यों करते हो सर? उसमें तो फिर यही होगा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब अगर कोटा लेके जाएंगे तो वो क्वालिटी तो आपको नहीं मिल पाएगी ना। जो रियल जो टैलेंटेड में थे वो बच्चे वो कहीं आगे जा ही नहीं पाए कभी। तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी राय जरूर देना, आप बताना इसके बारे में। हमारी राय तो ये है कि बिल्कुल जैसे सर आरक्षण खत्म होना चाहिए, और सिर्फ जो ये नीडी जो एक्चुअल में जिसको रिक्वायरमेंट है, शहीद को, दिव्यांगों को, सीनियर सिटीजन को, इनको मिलना चाहिए सर ये। और हर एक कास्ट में, SC ST में भी जो एक्चुअल में जो नीडी हैं बेचारे, वो बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। और कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा होता जा रहा है सर इससे, कुछ सिर्फ रत्ती भर लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा लोगों को बेचारे वो गरीब और होते जा रहे हैं। तो उनको तो एक्चुअली ये जब ये बनाया गया था जो क्या कहते हैं रिजर्वेशन का सिस्टम, तो इसीलिए था कि ये कुछ सालों के लिए रहेगा, और फिर जब समांतर सब हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उनको जैसे जो बेचारे काफ़ी बैकवर्ड है उनको हम आगे लेके आएंगे, और जब एक समानता जब समानता आ जाएगी तब इसको बंद कर देंगे। पर कोई भी पार्टी आज तक इसको बंद नहीं कर पाई सर। आप बताइए ना, इसमें तो कोई पार्टी इसको आज तक बंद नहीं कर पाई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इसमें मैं बल्कि और सबसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी राय जरूर रखें, आप बताएं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
ये समाज का हित का मुद्दा है सर ये। तो ये क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज में गैप आता है हर एक में। मैंने कई सारे जो जनरल कैटेगरी लोग हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो भाई हम ज़्यादा नंबर होते हुए हमारा कहीं आ नहीं पाया, ना कहीं हमें कॉलेज में एडमिशन मिल पाया, ना हमें को जॉब मिल पाई। तो ये प्रॉब्लम सर अगर समाज को, इससे समाज क्या होता है, बांट अलग अलग हिस्से में बांट रहे हैं समाज को। और कोई आप जिससे बात करेगा वो कह रहे होगा इसके बारे में तो आप पूछिए एक बार रिजर्वेशन के बारे में क्या राय है, कोई इसके अगेंस्ट को बोल के दिखा दे तो ये चीज़ गलत है सर। तो हमारी रिक्वेस्ट सभी से है कि सभी पार्टी से मिलके आप इसके लिए कुछ करें और समाज को इससे बांटे ना ऐसे। इसमें आगे इस बारे में और भी बात करेंगे, अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है इसमें। तो बाकी अगर आपका कोई भी मुद्दा हो आप हमसे रख सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। उस पर अपना आप भी कोई हमारे जो सवाल है या आपके सजेशन है आप वो सेंड कर सकते हैं, या कोई मुद्दा जिसके बारे में हम बात करें आप वो बता सकते हैं। तो भारत संवाद में हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। मेरा मकसद ये है कि जो भारत में जो समाज की इतनी बात करी जाए, सब लोग एक साथ भाईचारा बना के रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारा मकसद ये है, हमारा और कुछ नहीं है। ना हमारे किसी से कोई पैसा कमाने का ना कुछ है, अपने एनजीओ के लिए हम ना किसी से कोई पैसा लेते हैं सर, ना आगे कोई लेंगे। हमारा तो बल्कि अपने खुद के उससे लगाते हैं, मैं और मेरे जो दोस्त मिलके हम खुद ही अपना वो करते हैं। और उससे जैसे मैंने बताया था आपको कि पिछले 3 महीने में 1510 हम फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फूड पैकेज भारत के 10 राज्यों में, जैसे करीब 18,120 लोगों को एक टाइम का खाना मिला है। अब क्या कहते हैं, पर ये जो एक्चुअल जो आंकड़ा उससे तो बहुत, मतलब जो जिनको मिलना चाहिए बहुत कम है उससे, पर ये कोशिश थी सर हमारी। धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि और भी स्टेट्स में हम कोशिश करें। 10 राज्यों में हमारे वॉलंटियर्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। और हमें वॉलंटियर और जगह भी चाहिए हर एक भारत के हर एक राज्य में। और अगर भारत के बाहर भी कोई हमारे एनजीओ के लिए वॉलंटियर करना चाहते हो तो हम पूरा उसके लिए सपोर्ट करने को तैयार हैं सर। और मेरी जैसे ये एनजीओ बताया था मैंने आपको, और कोई भी आपका समाज के जो मुद्दा हो तो आप वो रख सकते हैं हमारे साथ। और कोरोना के लिए थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 1,01,29,000 हो चुका आंकड़ा, और करीब क्या कहते हैं 5 लाख इससे डेथ हो चुकी है। और इंडिया में, अगर इंडिया में एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, इंडिया में ये जो 5,37,957 5,37,957 ये कोरोना केसेस है। 16,247 लोगों की डेथ हुई है, 16,247। और 3,16,213 लोग ठीक हो चुके हैं, 3,16,213। तो ये लोग ठीक हो चुके हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना हो सके आप घर में रहिए। अनलॉकिंग का फेज चल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे क्या कहते हैं, ये जो अनलॉकिंग ख़त्म होगी, तो अभी अनलॉकिंग है तो इसलिए मतलब ये जो फेज चल रहा है अपने घर में रहिए। ये आंकड़ा फैल ना पाए जो कोरोना की वजह से फैल रहा है। इसलिए जितना आपको ज़रूरी हो आप प्लीज़ अपने घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। कि अब जहाँ भी जाएंगे तो आप, अगर भगवान ना करे किसी कोरोना होता है तो वापस अपने घर में आएगा वो, तो अपने उसकी फैमिली को भी होगा सर। तो आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली को भी के लिए खिलवाड़ हो जाएगा आपकी फैमिली के साथ भी। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए जितना ज़रूर हो सके अपने घर में रहें। अगर ज़रूरी आपको काम से बाहर जाना भी पड़े तो मुंह पे कुछ कपड़ा लगाए जा सकते हैं, या जैसे फेस मास्क आ रहे हैं आजकल, ये फेस मास्क लगाते हैं। पहले कुछ लोगों की शिकायत थी कि जैसे कि अलग अलग सफ़ेद से लगते हैं, तो अजीब से लगते हैं। अब तो कलर्ड आ रहे हैं सर, अलग अलग डिज़ाइन में आ रहे हैं। आप घर बैठे बना सकते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं, आप सीधा लगा के अपना और अपना बाहर जा सकते हैं। और दूरी जरूर मेंटेन करें, 2 मीटर की एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कुछ भी घर से बाहर कुछ चीज़ें लेके आ रहे उसको धोए, उसको सैनिटाइज करें, अपना घर में आती है सैनिटाइज करें सब चीज़ों को अपना। और तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके साथ अभी हमें जीना पड़ेगा जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता। तो यही मेरा सुझाव था। और बाकी कोई भी समाज के हित में कोई बात हो आप बता सकते हैं, या कोई भी आपको टॉपिक आप रख सकते हैं उसमें। हमारा मेन मकसद ये है कि सभी का भला हो और क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए अपना कुछ काम किया जाए। और हमारे अगर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। आप इस पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं हमारे एनजीओ के साथ। तो बस आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे और देश के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे काम करेंगे, अपने देश के लिए आप अच्छे काम करेंगे। और जितना हो सके घर में ही रहेंगे, जितना अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।
बाकी कुछ भी क्या कहते हैं आपको सजेशन हो आप मेरे को जरूर बता सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कुछ दिन में हम एक डॉक्टर साहब को फिर से इंटरव्यू करेंगे दांतों के रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी का हम इंटरव्यू करते ही रहेंगे बीच में। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जैसे हेयर कटिंग सलून में गए थे हम, उसमें मैंने वहाँ दिखाया था कि कोरोना की वजह से फिर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो लोगों को जैसे अब उसके हिसाब से हेयर सलून्स ने अपने आप को कैसा ढाल लिया उसमें, तो वो उसके लिए इंटरव्यू मैंने करा था। एक मैंने खाने के लिए करा था कि जो प्रोसेस फूड होता है आजकल कैसा सर्व हो रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू करा था उसका। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम इंटरव्यू करते ही रहेंगे अपना उसमें। और अब आगे मैं दांतों के लिए भी कुछ, जैसे एक डॉक्टर साहब हमारे, तो आपकी दांतों की देखभाल की कैसे हो पाएगी, उसके लिए जो बेस्ट चीज़ क्या होगी, तो डॉक्टर दीपक पलीवाल जी हैं। कोरोना के रिलेटेड भी हमने उनका इंटरव्यू करा था, राजस्थान से, तो बहुत ही समझदार डॉक्टर है। इन्होंने करीब 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट ले चुके हैं ये अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो ये पढ़ने का रुचि रखते हैं इसमें। कोरोना के रिलेटेड करीब 100 के करीब इनके सर्टिफिकेट हो चुके हैं लॉकडाउन में, अलग अलग जितने कंपनी से ना, जैसे ये भारत सरकार से भी इनको भी सर्टिफिकेट मिला है, WHO सर्टिफिकेट मिला है। तो दीपक पालीवाल जी के साथ फिर से इंटरव्यू करेंगे अभी कुछ दिनों में। वो दांतों के डॉक्टर हैं, जैसे अपने डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटल हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो कोई भी उसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इनसे अभी डिस्कशन करेंगे, 2-4 दिन में भी करेंगे। डॉक्टर दीपक पालीवाल से, राजस्थान से हैं। ऐसे किसी और को हमारे साथ जुड़ना है, कोई समाज के लिए कुछ मैसेज देना है, कोई समाज सेवी तो हमारे साथ जुड़ सकता है, हम उनका इंटरव्यू कर सकते हैं और उनकी बात आपके सामने रख सकते हैं। कोई भी समाज सेवी हो, कुछ और जो कोई और मैसेज देना, मेरा हमारा मकसद ये है कि देश के लिए अच्छा मैसेज आना चाहिए। तो कोई और जिसको भी देश के लिए कुछ मैसेज देना हो तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है और उसका हम इंटरव्यू हम कर सकते हैं। तो आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आप खुश रहें और घर में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अपना नई नई हॉबीज़ आप अपनाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और अभी स्कूल खुलने वाले बच्चों के लिए अभी ये मैसेज है कि बच्चे आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट होने वाली है। अभी 1 तारीख से बहुत सारे स्कूल्स में वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अभी, तो आपकी पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चों को भी हमसे कोई सवाल है, कुछ है तो हमसे पूछ सकते हैं, अपने फैमिली के रिलेटेड, अपना करियर के रिलेटेड, तो आप हमसे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैसेंजर में आप भेज सकते हैं या मेरे फ़ोन नंबर पर आप मेरे को भेज सकते हैं। और फ़ोन नंबर फिर से बता दूँ, 8800894847। और तो भारत संवाद में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब मिलजुल के देश के लिए अच्छा काम करेंगे, मानवता के लिए अच्छा काम करेंगे। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और आपका देश का नाम रोशन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।